नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल एजुकेशन में। मॉर्निंग वाली वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है, भारत नवाचार सूचकांक तक। यहाँ से आगे कर लेते हैं जल्दी से। आइए शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ से पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में यहाँ पर कुछ फैक्ट देखेंगे। इस हेडिंग को पढ़िए, स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ रेल कनेक्टिविटी। इसका साधारण भाषा में बोलें तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन बना दिया गया है, ठीक है। बाहर से ट्रेनें आएंगी, बाहर से लोग आएंगे, अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे जनरेट होगा रेवेन्यू गवर्नमेंट का। और टूरिस्टों के लिए भी क्या है, टूरिस्ट के लिए भी क्या ईजी हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। पहली बात तो ये कि आप ये तो जानते होंगे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति बनी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी में जो बने हैं वो पटेल साहब ही बने हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे 31 अक्टूबर को यहाँ पे क्या सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी डे। यहाँ पे यूनिटी दिवस यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। 31 अक्टूबर डेट याद रखना। हाइट मूर्ति की कई बार पूछा है तो इसको भी याद रख लेना, 182 मीटर है, ठीक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी हाइट है इसकी, 182 मीटर, जो अपने आप में एक माइलस्टोन है। ये स्टैचू है कहाँ पे, गुजरात में, सभी लोग जानते हैं। नर्मदा जिले में है, सभी लोग जानते हैं। आपको इसको पकड़ना है, केवड़िया नामक स्थान पर। केवड़िया को याद रखना है, ठीक है, जगह का नाम है। इसका मतलब है अब केवड़िया जगह जो है यहाँ पे रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा, बाहर से ट्रेनें आएंगी, टूरिस्ट आएंगे। इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये मूर्तिकार साहब जो है श्रीराम बी सुतार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार पूछा गया है, ठीक है। इनको भी याद रखना। इन्होंने डिज़ाइन किया है इसको, स्टैचू ऑफ यूनिटी को, और कंस्ट्रक्शन वाला काम शायद L&T ने किया है ना। चलिए यहाँ पे इतने फैक्ट हुए और आगे देख लेते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, इस तरफ देखते हैं, कुछ मिलेगा। ये आपको यहाँ पे ट्रेन्स दिख रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेनों के नाम नहीं याद रखना है, बस यहाँ पे छोटी सी एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। केवड़िया जगह आप जानते हैं जहाँ पे स्टैचू ऑफ यूनिटी है और यहीं पर रेलवे स्टेशन बनेगा। तो अब देखिए महामाना एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पे जाएगी। तो बहुत सारी ट्रेन का जो डेस्टिनेशन है ना वो केवड़िया बना दिया गया है, ठीक है। तो बस यहाँ पे इसीलिए न्यूज़ में था। देखिए यहाँ पे एक स्टेशन केवड़िया जरूर दिखेगा आपको। अब ये नहीं पूछने वाला है, ये पूछने नहीं जाएगा यूपीसीएस की कौन सी ट्रेन वहाँ जाती है, ठीक है। यहाँ के बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर है, यहाँ पे देखिए, भारतीय रेलवे ने यहाँ पे इतिहास में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस के नवीनतम विस्टाडोम पर्यटक कोच से लेस किया। ये विस्टाडोम पर्यटक कोच है कि ये क्या है। आपने अभी लेटेस्ट वाली जुरासिक पार्क मूवी देखी है। जुरासिक पार्क, जब वो पार्क में जाते हैं तो एक ट्रेन से जाते हैं, बहुत से टूरिस्ट में बैठे रहते हैं और ट्रेन के अंदर देखे होंगे आप, बहुत बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रहती हैं, ग्लास की, कांच की खिड़कियाँ, और उन खिड़कियों से उनको 360 व्यू दिखता है, 360 डिग्री व्यू। यानी कहने का मतलब है विस्टाडोम पर्यटक कोच जो है, इसका मतलब है कि उन कोच की जो खिड़कियाँ हैं वो बहुत वाइडर रहती हैं, ठीक है। विंडोज़, रियर विंडो जो है वो बहुत वाइड रहती हैं। जो सीट्स होती हैं वो रिक्लाइनिंग नेचर की रहती हैं, 180 डिग्री उसको रोटेट आप कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अपनी खोपड़ी नहीं घुमाना पड़ता है पीछे का देखने के लिए, खिड़की खुद घूमती है, ठीक। यानी रोटेशन ऑफ विंडो वाली सुविधा होती है इस ट्रेन में। ये कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है, बस जानकारी के लिए बता रहा था, ठीक है। तो ये न्यू केवड़िया रेलवे स्टेशन यहाँ पे बन गया है, उसी पे ये न्यूज़ थी। चलिए आगे देखिए, सी प्लेन सेवा, इसको हम लोग दृष्टि PCS टेस्ट सीरीज में किए हैं, ठीक है। यानी आप केवड़िया पे आप ट्रेन से भी जाएंगे, सी प्लेन से भी जाएंगे। सी प्लेन समझ रहे हैं, इनको एरोड्रोम बोलते हैं। यानी ये जो ऐसे जहाज होते हैं जो पानी में भी चलते हैं और उड़ भी लेते हैं। इसकी इमेजेस वगैरह हमने दिखाया था उस टाइम पे। तो ये जो सेवा है वो कहाँ से कहाँ तक स्टार्ट की गई, ये सी प्लेन सेवा कहाँ से स्टार्ट की गई, केवड़िया नर्मदा जिला गुजरात से साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद, ठीक है। मतलब ये इंटरसिटी चल रही है। अभी सिटी टू सिटी थोड़ी ना चल पाएगा, अब सी हर जगह थोड़ी ना बैठा हुआ है, नदी में तो चलेगा। सी का मतलब यहाँ सागर से है। तो यहाँ पे बस फैक्ट याद रखना, अहमदाबाद से नर्मदा जिला तक ये सी प्लेन सर्विस है टूरिस्ट के लिए। तो आप पानी के रास्ते जाएँ या फिर ट्रेन के रास्ते जाएं। ये जो ट्रेन सुविधा स्टार्ट हुई है, ट्रेन कनेक्टिविटी हुई है, तो ट्रेन कनेक्टिविटी की सुविधा आप दूसरे स्टेट से ले सकते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेट से आप यहाँ पे आ सकते हैं। और सी प्लेन की सेवा तो आपको उसी स्टेट में ही मिल पाएगी ना, मतलब अहमदाबाद से नर्मदा जिला में ही मिल पाएगी। तो बस यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और यहाँ पे और कुछ खास नहीं है। ये देखिए, ये है एरोड्रोम, ठीक है। ये सी प्लेन है, सी प्लेन इस तरह के होते हैं, ये पानी में भी चल लेते हैं और हवा में भी उड़ लेते हैं, ठीक है। तो अब कभी घूमने जाना तो मजे करना फिर। आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में क्या क्या पढ़ा। स्थान आपको पता है केवड़िया में है, ठीक है। केवड़िया कहाँ पे, नर्मदा जिला में, गुजरात में, ठीक है। हाइट कितनी है स्टैचू की, 182 मीटर। मूर्तिकार कौन है, श्रीराम बी सुतार, ठीक है। और सी प्लेन सर्विस के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा, ये गुजरात की पहली व्यापारिक यहाँ पे ये सी प्लेन सेवा सर्विस है, ठीक है। और ये भी कहाँ से कहाँ तक ये फैसिलिटी दे रही है, केवड़िया से अहमदाबाद तक, ठीक है, या फिर अहमदाबाद से केवड़िया तक, ठीक है। आगे बढ़ें। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आइए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। इंपॉर्टेंट फैक्ट बोर्ड में वैसे लिखा भी हुआ है, NSDC के द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। एक कूट में क्वेश्चन कई बार पूछा है, नीति आयोग ऑप्शन में मिल जाएगा, उसको हटा देना, ठीक। कौशल विकास कर किसका रहा है, यूथ का, ठीक है, युवाओं का। किस तरह का यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट हो रहा है, उनके अंदर एंट्रप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना, ठीक है, यानी उद्यमिता को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय युवाओं को उद्योगों हेतु प्रासंगिक कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। कुछ काम करने लगेंगे, सीख जाएंगे तो कम से कम नौकरी नहीं मिलेगी तो अपना काम तो बेहतरी से कर पाएंगे और बढ़िया से उनकी आजीविका चलेगी, ठीक है। विश्व युवा कौशल दिवस जो है वो इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई याद रखें इसको, ठीक है, 15 जुलाई, ठीक। तो 2015 में 1.0 वर्जन आया, 2016 में 2.2 वर्जन आया, ठीक है, 2.0 वर्जन आया। और 2.0 का जो टारगेट था वो 1 करोड़ युवाओं को ट्रेन करना था, ठीक है। इसके बाद आप लोग ये देख ही रहे हैं 3.0 जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 3.0 में टारगेट क्या है इन लोगों का, 3.0 में यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ लीजिए और कुछ नहीं पढ़ना है। 8 लाख युवाओं को यहाँ पे कौशल प्रशिक्षण करना है, बस, और कुछ नहीं है।
जल्दी से रिवाइज कीजिए जो अभी पढ़ा 3.0 में। 2015 में ये लॉन्च हुई थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, ठीक है। 2016 में फिर 2.0 यहाँ पे लॉन्च हुई। इसका टारगेट था 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पे ट्रेन करना है, ठीक है। उनमें एंटरप्रेन्योरशिप की भावना को बढ़ावा देना है और उनको सिखाना भी है ट्रेनिंग के माध्यम से। 2021 में 3.0 वर्जन आया। इसमें 8 लाख युवाओं को ट्रेन करना और ऐड कर दिया, ठीक है। तो इस बार का टारगेट है 8 लाख। और इंपॉर्टेंट क्या है, 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व युवा कौशल दिवस इंपॉर्टेंट है। और इसको हैंडल कौन करता है, कौशल विकास योजना को NSDC, ठीक है, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक, यानी राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, ठीक है। चलिए इधर आ जाइए। कोची नेचुरल गैस पाइपलाइन इंपॉर्टेंट है। कोची मैंगलोर, कोची कहाँ पे है, केरल में, ठीक है, केरल में। मैंगलोर कहाँ पे, ये बेंगलोर में, ये बेंगलोर में। और नेचुरल गैस पाइपलाइन का जो भी काम है ना वो गेल करती है, ठीक है। गेल गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये PSU है, ठीक है, PSU भी है और महारत्न भी है, महारत्न भी है। बताएंगे कितनी PSUs हैं जो महारत्न है। तो आपने सीख लिया केरल से मैंगलोर एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बन रही है जिसकी लंबाई 450 मीटर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस को याद कर लेना, ठीक है। 450 किलोमीटर है, ठीक। और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कोची से मैंगलोर आपने सीख लिया। इसके बीच में जो शहर आ रहे हैं उन्होंने इनका भी नाम लिख दिया। तो देखो याद तो रहेगा नहीं, पर देख लीजिए, और ऐसा पूछेगा भी नहीं वो। फाइनली बेनिफिशरीज कौन है, जहाँ पे बन रही है वही बेनिफिशरीज हैं। तो केरल से कर्नाटक तक जा रही है। और एक पुराना अगर फैक्ट पूछ लिया, सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन कौन सी है, तो आज भी HVJ जो है, HVJ यानी हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर, यहाँ पे लिखा हुआ है 1750 किलोमीटर, बहुत लंबी है। इसकी लेंथ याद रखना, ठीक है। हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर पाइपलाइन है। हजीरा यानी ये गुजरात में, विजयपुर यानी मध्य प्रदेश में, और जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में। अब देखो 3 स्टेट में ये वर्क कर रही है पाइपलाइन। तो आइडिया लगा सकते हैं कि कितना बड़ा जोन बेनिफिशरी है इस पाइपलाइन का, ठीक है। आगे बढ़ें, चलिए। और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे देखिए। तो ज़्यादातर पाइपलाइन देखेंगे आप तो आपको गेल का मिलेगा, ठीक है, गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड का। ये दूसरी पाइपलाइन देखिए, रामनाथपुरम थूथुकुडी नेचुरल गैस पाइपलाइन। इसकी लेंथ याद रख लीजिए 143 किलोमीटर है, ठीक है। इसको मत रखना है, ये जो लेंथ लिखी है वो एक और पाइपलाइन है, एन तिरुवल्लुवर और बेंगलुरु पुडुचेरी से लेकर यहाँ पे ये तूतीकोरिन तक, इसी का एक भाग है, ठीक है। इसी का एक भाग है रामनाथपुरम और थूथुकुडी। तो इसकी लेंथ जो है वो 143 किलोमीटर है, ठीक है, 143। और इसको गेल ने नहीं बनाया, इसको IOL ने बनाया, ठीक है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने, IOCL ने बनाया। आगे आइए, आपको एक और पाइपलाइन दिख रही है, नेचुरल गैस पाइपलाइन, डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन। डोभी कहाँ पे है, डोभी बिहार का है, ठीक है। और दुर्गापुर कहाँ पे, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल का है। डोभी बिहार और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो याद रखना है आपको कि बिहार से पश्चिम बंगाल को कनेक्ट करने वाली एक गैस पाइपलाइन है जिसका नाम डोभी दुर्गापुर है। तो इसमें क्वेश्चन पूछने के चांस इसकी लेंथ ही पूछता है। अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं जो PCS में, उसमें लेंथ कई बार पूछा है ऐसी नेचुरल गैस पाइपलाइन का, ठीक है। तो 348 किलोमीटर है। बाकी जगह तो उसके नाम से ही पता चल जाता है, याद रखना, ठीक है। डोभी दुर्गापुर तो सब लोग जानते हैं ना पश्चिम बंगाल में, डोभी याद रखना बिहार का है। बस इसमें इतना था। चलिए आगे आइए, लाइट हाउस यहाँ पे प्रोजेक्ट के बारे में देखिए। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1-2 पॉइंट देख लीजिए। देखिए यहाँ पे देखो, केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय इसको मैनेज कर रहा है। इसका मतलब है ये आवास से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये आवासीय प्रोजेक्ट है, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे ऐसे मकान बनाए जाएंगे जो टिकाऊ रहेंगे, मजबूत रहेंगे और जो भूकंपरोधी रहेंगे, ठीक है। तो बस इसमें क्वेश्चन पूछने का चांस कैसा है, मतलब किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछ लेगा कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है वो किससे संबंधित है। तो आप लगा देना आवासीय परियोजना, ऑप्शन में तो बहुत अच्छे ऑप्शन बना देगा। और यदि एग्रीकल्चर की बात करें तो वहाँ पे ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट चलता है। पॉली हाउस समझते हैं, ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। और आजकल जो सब्जियाँ हाई क्वालिटी वाली जो सब्जियाँ यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वो पॉली हाउसेज में हो रहा है। आपने देखा होगा पॉली हाउसेज गाँव में, आजकल तो गाँव में ही बनने लगे हैं। पूरे खेत के ऊपर क्या है, यहाँ पे कवरेज कर दिया जाता है, ठीक है। उसके अंदर उसी तरह का एनवायरनमेंट दिया जाता है जैसा एनवायरनमेंट किसी पर्टिकुलर सब्जी के लिए चाहिए, ठीक है, या फिर किसी पर्टिकुलर क्रॉप के लिए चाहिए। तो पूरा अंदर एनवायरनमेंट यहाँ पे कंट्रोल रहता है, ठीक है। तो इसको लाइट हाउस प्रोजेक्ट को एग्रीकल्चर से संबंधित नहीं लगा देना, ठीक है, इसलिए मैंने बताया। तो ये आवासीय प्रोजेक्ट याद रखना। तो इस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में यूपी का एक शहर चुना गया है, वो है लखनऊ, ठीक है। इसको चाहो तो याद रख सकते हो, ठीक है। बस और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये जो लिस्ट दिख रही है, ये लिस्ट में वही लिखा है कि यहाँ कहाँ पे कितने प्रस्तावित है मकानों की संख्या, ठीक है। तो हम लोगों ने लखनऊ देखा था, तो लखनऊ में यहाँ पे 10-40 मकान बनेंगे इस टेक्नोलॉजी पे, लाइट हाउस प्रोजेक्ट पे। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी, बस जगह का नाम याद रखना। लखनऊ को सिलेक्ट किया गया है लाइट हाउस प्रोजेक्ट में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको नवरीति लिखा हुआ दिख रहा, नवरीति ये क्या है, सर्टिफिकेशन कोर्स है। किस में है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए पहले, न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी फॉर इंडियन हाउसिंग। तो बस इंडियन हाउसिंग को पढ़ लीजिए, ये हाउसिंग से रिलेटेड ये सर्टिफिकेशन कोर्स है, ठीक। चलिए आगे करते हैं। इसको देखिए, स्वामी किसान भी रेल, किसान रेल, किसानों के लिए रेल चलाई जा रही है। और एक ऐसी ट्रेन है, ये एयर कंडीशनिंग ट्रेन है पूरी। और इसमें बैठेगा कौन, किसान लोग नहीं बैठेंगे, इसमें सब्जियां बैठेंगी या फिर वो चीज़ें बैठेंगी जो ख़राब हो जाती हैं जल्दी, उन्हें पेरिसेबल फूड बोलते हैं, ठीक है। पेरिसेबल फूड यानी जो शीघ्र खराब होने वाले जो खाद्य पदार्थ हैं ना, उनके लिए ये बनाई गई है, ताकि एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना सड़े हुए वो पहुंच सकें, ठीक है। तो ऐसे कौन से प्रोडक्ट होते हैं जो पेरिसेबल होते हैं, जो खराब हो जाते हैं, दूध हुआ, मांस हुआ, मछली हुआ, सब्जियां हुआ, हरी सब्जियां, ये वगैरह, ये सब चीज़ें, ठीक है।
अब आइए इसमें ये चलाई कहाँ जा रही है, अब ये देखते हैं हम लोग। और ये स्वामी जो ट्रेन है, स्वामी किसान रेल जो है, ये संगोला, सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल। याद हो गया, संगोला से शालीमार, यानी महाराष्ट्र से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल। अभी जो संगोला लिखा है, शालीमार लिखा है, ये तो लोकल जगह के नाम लिखे हैं ना, तो आप मोटा मोटा याद रखिए महाराष्ट्र से वेस्ट बंगाल। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखता हुआ चलता फिरता शीत भंडार गृह है, कोल्ड स्टोरेज है। आपको अभी बताया ना कि वो ट्रेन एयर कंडीशनिंग रहेगी, बस इसमें इतना था। चलिए आगे करते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन है ऑपरेशन ग्रीन्स, ऑपरेशन ग्रीन्स, इसके बारे में बताएंगे कौन कौन सी सब्जियाँ आती हैं ऑपरेशन ग्रीन्स के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुपर इंपॉर्टेंट। इसके आगे लिखा है टॉप टू टोटल, तो यहाँ पे टॉप का मतलब वो टॉप नहीं है जो आप समझ रहे हैं, ठीक है, ऊपर वाला टॉप नहीं, यहाँ टॉप का मतलब है, टी का मतलब है यहाँ पे टोमेटो, ठीक है, टी का मतलब टमाटर, ओ का मतलब ऑनियन यानी प्याज, और पी का मतलब पोटैटो यानी आलू। तो ऑपरेशन ग्रीन्स में कौन कौन सी सब्जी आती हैं, टमाटर, आलू और प्याज। ठीक है, तो याद रखना ऑपरेशन ग्रीन्स में ये 3 सब्जी आती हैं, टमाटर, प्याज, आलू, यानी इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ाना है ऑपरेशन ग्रीन्स, इसलिए है। और यहाँ टॉप के आगे टू टोटल भी लिखा है, तो यहाँ टोटल से मतलब है ऑल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है, यानी इन 3 सब्जियों का एक्सटेंड करके, एक्सपेंशन करके अब सारी सब्जियों तक, ठीक, ऑपरेशन ग्रीन्स का ही एक्सपेंशन हो चुका है। यानी ऑपरेशन ग्रीन्स जो पहले आया था वो सिर्फ टमाटर, प्याज और आलू तक सीमित था, अब क्या हो गया, टोटल, टू टोटल तक हो गया, यानी ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट तक हो गया। क्लियर है, चलिए फिर तो आगे करते हैं। आइए जल्दी से रिवाइज कीजिए। लाइट हाउस हम लोगों ने प्रोजेक्ट पढ़ा था, इसके बारे में क्या पढ़ा था, ये आवासीय परियोजना है, ठीक है, इसमें अलग अलग टेक्नोलॉजी के माध्यम से घर बनाए जाएंगे, ठीक है, वो मकान कैसे होंगे, टिकाऊ होंगे, मजबूत होंगे और भूकंप रोधी रहेंगे, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट के लिए लखनऊ को शॉर्टलिस्ट किया गया, लखनऊ को शॉर्टलिस्ट किया गया। चलिए आगे देखिए और क्या था टॉपिक में। नवृत्ति हम लोगों ने देखा, नवृत्ति का हम लोगों ने फुल फॉर्म भी देखा था, और ये अल्टीमेटली था क्या, सर्टिफिकेशन कोर्स था हाउसिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्वामी किसान रेल पढ़ी। ये जो ट्रेन है वो कैसी है, ये कोल्ड स्टोरेज कोच वाली ट्रेन है, ठीक है, यानी एयर कंडीशनिंग वाली है, और जो पेरिसेबल फूड होते हैं उनको बचाने के लिए, ठीक। और ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, सोलापुर महाराष्ट्र से शालीमार वेस्ट बंगाल, ठीक है, इतनी पढ़े थे ना। चलिए आगे करते हैं। आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट देखिए, यहाँ पर सबसे पहला फैक्ट है, सबसे पहले मेट्रो सेवा जो शुरुआत की गई थी 1984 में की गई थी, और वेस्ट बंगाल में, ठीक है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता शहर में। चलिए एक फैक्ट हुआ, भारतीय इंजीनियर ई श्रीधरन को मेट्रो मैन ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है, इंजीनियर साहब कौन है, ये ई श्रीधरन, ठीक है, ई श्रीधरन, इन्हीं की देन है सब कुछ। चलिए इस तरफ आइए, इस तरफ क्या फैक्ट लिखे हुए हैं, ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है और लेंथ कितनी है, बस 2 फैक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। तो यूपी में कहाँ पे अभी यहाँ पे इनॉग्रेशन हुआ है, तो आगरा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक। ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है, आगरा में ताज ईस्ट गेट से सिकंदरा, ठीक है, ये फैक्ट आपको याद रखना है, सिकंदरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ है 29.4 किलोमीटर, यानी पहले कॉरिडोर की लंबाई 14 किलोमीटर है और दूसरे कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ दोगे तो 29.4 आ जाएगा। यानी 2 लाइनें बनाई जा रही हैं, पहली लाइन जो है वो ईस्ट गेट से सिकंदरा चल रही है, और दूसरी जो लाइन है वो आगरा कैंट से कालिंदी बिहार चल रही है। चलिए आगे देखते हैं। यूपी की यदि पहली मेट्रो सेवा की बात करें तो कहाँ पे है, लखनऊ में सबसे पहले मेट्रो यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की प्रथम मेट्रो सेवा लखनऊ मेट्रो है, ये फैक्ट आप लोगों को पता ही होगा। दूसरी सेवा नोएडा में, ठीक है, और तीसरा आगरा हो गया, ठीक है, तीसरा आगरा हो गया। चलिए नीचे देखिए, यहाँ पे मेट्रो लाइट लिखा है और मेट्रो न्यू लिखा है। ऐसी सिंपल से यदि पूछ लेगा कि ये भी हाल ही में चर्चा में रहा शब्द मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू क्या है, तो आपको यहाँ पे सिंपल सा पे क्या लगा देना, न्यू टेक्नोलॉजी है, बस ये क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है। और इन न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से मेट्रो सर्विस का जो खर्चा आता है उसको कम किया जाएगा, और उन ट्रेनों का नाम, उन मेट्रो ट्रेन का भी नाम मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू होगा, ठीक है। चलिए नीचे क्या लिखा है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में मेट्रो लाइट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किया जा रहा है और 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोरखपुर के लिए याद रखना, मेट्रो लाइट परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में एग्जीक्यूट होने वाली है, गोरखपुर, ठीक, याद रहेगा। ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है अभी, पहले एग्जीक्यूट हो तो जाए, अभी बहुत लंबा समय, जब बन जाएगा तब लंबाई इंपॉर्टेंट हो जाएगी। चलिए आगे देखिए, भारत के टॉप पुलिस स्टेशन, तो टॉप 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर देख लेते हैं यूपी का कोई होगा तो वो देख लेंगे, और जो सबसे टॉप पे होगा वो देख लेंगे। अच्छा, पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है, बताइए पुलिस कैसा सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है या फिर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है या फिर यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। चलिए ये देखिए, टॉप पुलिस स्टेशन कौन सा है, मणिपुर, आपको याद रख लेना है, ये हम लोगों ने यूपीपीसी टेस्ट सीरीज में किया था, नोंगपोक सेकमी, हम लोगों ने इमेज भी देखी थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये मणिपुर का है, तो इसका नाम भी याद रखना है, पुलिस थाने का भी नाम याद रखना है, और ये किस जिले का है, ये मणिपुर का है, ठीक। अब बहुत अजीब सा नाम है तो सिंपल यही पूछ लेगा, ऐसा इन्वर्टेड कॉमा में बोल देगा कि ये क्या है, 4 ऑप्शन बना देगा बढ़िया से, ठीक है, बस पहले याद रखना है। और देख लेते हैं अगर यूपी से कोई होगा तो याद रख लेंगे, ठीक है। यूपी का 8वां नंबर पर दिख रहा है, इसकी रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ पे हम लोग को देखना है पुलिस स्टेशन का नाम, तो ये कांट है, ठीक है, कांट, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पे, मुरादाबाद का। ये 2 फैक्ट आपको याद रखना है। अगर पूछा जाए कि यूपी में सबसे बेहतरीन पुलिस स्टेशन कौन सा है तो कांट लगा देना, ठीक। चलिए आगे आ जाइए, उत्तर प्रदेश में रामायण क्रूज सेवा, क्रूज तो समझ रहे होंगे आप, किंग खान साहब के बेटवा फंसे हैं तो आप क्रूज समझ रहे होंगे,
रामायण क्रूज जो सेवा है यहाँ पे, ये सेवा कहाँ पे स्टार्ट होने वाली है? अयोध्या में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अयोध्या में कोई नदी होगी तभी तो वहाँ पे क्रूज चलेगा। तो अयोध्या में कौन सी नदी बहती है? जमीन पे तो चलेगा नहीं। तो आइए इस तरफ देख लेते हैं। अयोध्या में सरयू नदी है ना, तो सरयू नदी, इसको याद रखना, सरयू नदी में अभी ये रामायण क्रूज सेवा स्टार्ट हुआ है। लग्जरी जरूर है, लेकिन आप अंदर देखेंगे उस जहाज के तो सारा कुछ आपको क्या मिलने वाला है? साज सज्जा जो किसकी मिलने वाली है? रामचरितमानस पर आधारित होगी, ठीक है, यानी पूरी क्रूज में रामायण छपी रहेगी। चलिए, एक क्रूज सेवा आप लोगों ने देख लिया, कौन सी? रामायण एकता क्रूज देखा, रामायण क्रूज देखा। यहाँ पे आपको एकता क्रूज सेवा भी दिख रही है, तो ये भी देख लीजिए ये कहाँ से कहाँ तक चल रही है। आपने भी सी प्लेन देखा है ना, सी प्लेन सेवा कहाँ पे चल रही थी? गुजरात में देखा ना, सॉरी गुजरात। तो आपने सी प्लेन सर्विस भी देख लिया गुजरात में, एक अभी क्रूज सेवा भी देख लिए, यानी सारी सुविधाएं हैं जाने के लिए। वल्लभ भाई पटेल साहब की जो मूर्ति है उसको मोदी जी दिखाई देंगे सबको, ठीक है। तो ये सर्विस क्रूज सेवा भी यहाँ पे केवड़िया नाम आपको याद आ रहा होगा, अभी पढ़े हम लोग 10 मिनट पहले। तो केवड़िया में ये सेवा स्टार्ट की गई है, ठीक। अब आप लग्जरी क्रूज में भी जाके आप स्टैचू ऑफ यूनिटी जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, और क्रूज सेवा कहाँ पे स्टार्ट हुई है? वाराणसी में भी याद रख लेना, ठीक है। और इसका नाम क्या है? चुनार क्रूज सेवा है। अगर पूछेगा चुनार क्रूज सेवा कहाँ पे स्टार्ट की गई तो वाराणसी लगा देना, ठीक है। एकता क्रूज सेवा कहाँ स्टार्ट की गई? गुजरात लगा देना। रामायण क्रूज सेवा कहाँ स्टार्ट की गई है? अयोध्या लगा देना। चलिए आगे आइए, बिहार विधानसभा आम चुनाव, ये देख लीजिए क्या। इसमें सिंपल हमें सीटें देखनी है विधानसभा की और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो विधानसभा की सीटें कहाँ पे हैं? 243, ठीक है, 243 यहाँ पे बिहार की विधानसभा सीटें हैं, बस यही फैक्ट इंपॉर्टेंट। आइए यहाँ पे भी देख लीजिए, पंजाब में अभी उठापटक हो रही थी, तो यहाँ पे सीएम कौन बन गया? चरणजीत सिंह चन्नी। ये इनका नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैप्टन साहब तो अब उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कैप्टन साहब अमरिंदर साहब ने यहाँ पे रिज़ाइन कर दिया। चलिए, भूपेंद्र पटेल गुजरात के हैं, ये इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के हैं। चलिए आगे करते हैं। पंजाब के गवर्नर साहब याद रखें, ठीक है, बनवारी लाल पुरोहित, ये इंपॉर्टेंट है। ये पहले कहाँ के थे? ये तमिलनाडु के गवर्नर थे, अब यहाँ पे आ गए पंजाब में। आ जाइए, लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट। देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इसमें आप लोग सीख लें कि हमें क्या क्या पढ़ना होता है, ठीक है। हमें पढ़ना है नदी पे, किस नदी पे बना है और किस स्टेट में, बस। तो आपको हिमाचल प्रदेश दिख रहा, ठीक है, और नदी दिख रही सतलज नदी। तो सतलज नदी का आपको एक प्रोजेक्ट याद रखना है, लोहरी, ठीक है, लोहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट या प्रोजेक्ट, और कुछ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आइए, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि इसको बनाता कौन है, ठीक है। ऑप्शन नीति आयोग आपको नहीं मानना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बना रहा कौन रहा? पब्लिक अफेयर्स सेंटर बना रहा, जो बेंगलोर में स्थित है, ठीक, पहली चीज़। और इस इंडेक्स से मेजर क्या किया जाता है कि हर स्टेट में सरकारें जो हैं वो काम कैसे कर रही हैं, प्रशासन वहाँ का काम कैसा कर रहा है। तो यहाँ पे अल्टीमेटली क्या देखा जाएगा कि वहाँ का गवर्नेंस कैसा है, प्रशासन कैसा है, वहाँ की परफॉर्मेंस कैसी है, प्रशासन की एबिलिटी कैसी है टू काउंटर एवरीथिंग, ठीक है। तो जल्दी से देख लीजिए किस स्टेट में कैसा है प्रदर्शन यहाँ पे प्रशासन का। यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा है यहाँ कि ये जो पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स है वो 3 स्तंभ पे बन रहा है, 5 विषय इनकी थीम है, 13 इनके SDGs हैं और ये 50 यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, तो बिल्कुल नहीं है, इसको पढ़ना मत, ठीक है, क्योंकि याद भी नहीं रहेगा। यहाँ पे बस स्टेट का परफॉर्मेंस देख लीजिए कि किस स्टेट ने कैसा काम किया। देखो, बड़े राज्यों में केरल का सबसे अच्छा यहाँ पे परफॉर्मेंस रहा है, यानी केरल की सरकार का, वहाँ का प्रशासन का, वहाँ की मशीनरी का, प्रशासनिक मशीनरी का अच्छा काम रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल वहाँ का गवर्नेंस यानी प्रशासन अच्छा है, ठीक है। तो केरल को याद रखना, केरल की पहली पोजीशन है। छोटे राज्यों में गोवा ने अच्छा काम किया, ठीक है, गोवा ने अच्छा काम किया। केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी में चंडीगढ़ का सर्वश्रेष्ठ यहाँ पे स्थान रहा। आपको लग रहा होगा कि ये वाले इंडेक्स जो हैं, केरल यहाँ पर प्रथम है, छोटे राज्यों में गोवा है, यूटीज़ में चंडीगढ़ है। ऐसा एक इंडेक्स और पढ़ते जिसके डेटा सेम ऐसे ही थे, पता नहीं कौन सा डेटा था जिसमें यही फैक्ट थे। बड़े राज्यों में केरल था, छोटे राज्यों में गोवा था, यूटीज़ में यहाँ पे चंडीगढ़ था। चलिए, यहाँ पे 3 फैक्ट हम लोग को ये देख लिए। यहाँ पे टेबल भी देख सकते हो, केरल का पहला स्थान है, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 याद रख सको तो बहुत अच्छी बात है। केरल का प्रशासन अच्छा है, तमिलनाडु का प्रशासन अच्छा है, आंध्र प्रदेश का भी अच्छा है प्रशासन, ठीक। अब आ जाइए यूपी की रैंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में यूपी की रैंक कितनी है? 18 आउट ऑफ 28। स्टेट कितने हैं? 28। तो इसको स्टार मार्क कर लो, यानी बहुत बेकार स्थिति, 18 बहुत बेकार रैंक है। स्कोर देख रहे हैं नेगेटिव में, इवन बिहार से भी बुरा है। अगर ऑप्शन में ऐसा है, क्वेश्चन ऐसा पूछे कि निम्नलिखित में से पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में सबसे निचला स्थान किसका है, ऑप्शन में रहेगा यूपी, उड़ीसा, बिहार, झारखंड। तो बिहार को मत मार देना, ठीक है। बिहार से बुरी पोजीशन पे है उत्तर प्रदेश, बिहार अच्छी पोजीशन पे है। कोई गारंटी थोड़ी ना कि यहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, टॉप सब दे देगा, यहाँ से पूछ लेगा, ठीक है, ताकि बिहार सब लोग मारें। चलिए आगे आइए, मिशन शक्ति किससे संबंधित है? इसको पकड़ लेना आपको, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के उद्देश्य से ये योजना लाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मार्क कर लीजिए। और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है देख लीजिए, ये फैक्ट हम लोगों ने पढ़ी लिया है। इसके बाद आइए, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, वही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस किससे रिलेटेड है बस याद रखना।
आजकल कोयला की क्राइसिस चल रही है, ठीक है, तो ऑप्शन में कोयला क्राइसिस जरूर रहेगा। तो मिशन शक्ति में एक ऑप्शन ऐसा बना सकते हैं कि ये कोयला शक्ति को या फिर कोयला उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है मिशन शक्ति, तो लगेगा भी कि हाँ ये सही लग रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। महिलाएं, बेटियां और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित है। ठीक, चलिए आगे आइए। भारत पर्यटन सांख्यिकी, सांख्यिकी यानी स्टैट्स। यहाँ पे हम लोग डेटा देखेंगे कि पर्यटन में किस देश से यहाँ पे लोग घूमने आए हैं और हमारे देश से कहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमने गए हैं। तो यहाँ पे टूरिस्टों की स्थिति देखते हैं, ठीक है। और ये कौन करेगा? पर्यटन मंत्रालय। ये तो आसान है। देश दुनिया का इकोनॉमिक कंडीशंस देखो इंप्रूव हो रही हैं, पैसा सबके पास आ रहा है, तो देखो इंप्रूवमेंट हो गई होगा। यहाँ पे वार्षिक वृद्धि दर आप देख रहे हैं 3.5%। यहाँ पे ज़्यादा लोग आए हैं इस बार, यानी विदेशी पर्यटक पिछली साल की अपेक्षा इस साल 3.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। तो एक फैक्ट तो आपको याद रखना है। और आज ये इस तरफ देखें क्या लिखा है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेशनल टूरिस्ट जो हैं उनके आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा कितना है, यानी भारत का कंट्रीब्यूशन टूरिस्ट में कितना है? 1.23%। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। टूरिस्टों का इंक्रीमेंट कितना हुआ आने वाले? 3.5%, ठीक है। और भारत का हिस्सा कितना है पूरा ग्लोबल लेवल पे टूरिस्टों का? 1.23%, ठीक। इसका मतलब है कि देश दुनिया में जितने भी लोग घूमने जाते हैं उसमें से 1.23% इंडिया में आते हैं, ठीक। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। बहुत सारे इंडेक्स हैं याद करने के लिए इससे इंपॉर्टेंट, तो उसको बिल्कुल भी याद नहीं करना। अब ये देखना है कि कहाँ से सबसे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं। बांग्लादेश, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आए इंडिया में, ठीक है। उसके बाद यूएसए से, उसके बाद यूनाइटेड किंगडम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों इंपॉर्टेंट है। और इसको ऐसे पूछेगा, बांग्लादेश लिख देगा, यूएसए लिख देगा, यूनाइटेड किंगडम लिख देगा, 4 ऑप्शन ऐसे ही बना देगा, ठीक है, अलग अलग कंट्री करके। तो ऐसा मार देना। अब आपने ये तो देख लिया कि भारत के अंदर बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा लोग आए। अब पूछ ले कि भारत में किस स्टेट में सबसे ज़्यादा लोग आए घूमने, तो वो आपको नीचे फैक्ट मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपी में आगमन सबसे ज़्यादा रहा है, ठीक है। यूपी में आगमन सबसे ज़्यादा रहा है विदेशी पर्यटकों का, बस, और इंपॉर्टेंट नहीं है। तमिलनाडु भी याद कर सकते हैं, ठीक है। चूँकि इसमें 3 स्टेट को लेकर ऑप्शन बनाते हैं क्वेश्चन में, तो आप 3 याद रख सकते हैं, ठीक। यानी सबसे ज़्यादा यूपी में आए, फिर तमिलनाडु में आए, और इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में आए। चलिए आगे करो। जोजिला टनल, इसके बारे में हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, यूपी टेस्ट सीरीज में की है, ठीक है। यहाँ पे जल्दी से करेंगे। सबसे पहले ये जानना कि ये कितनी लेंथ की है? 14.15 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार पूछ चुका है। 14.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है जोजिला टनल की। और ये किस दर्रे पे बन रही है? जोजिला दर्रे। इस दर्रे के नीचे बन रही है जोजिला दर्रा, ठीक है। जोजिला पास समझते हैं ना, जैसे ये पहाड़ है, ये घाटी है, ठीक है। यहाँ से ये पैसेज है जाने का, उस तरफ जाने का, तो इसी को पास बोलते हैं। यानी पहाड़ों का कटाव रहता है जहाँ से एक जगह से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, ठीक है। पास को आप पैसेज से समझिए, ठीक है, जाने का रास्ता। और जोजिला दर्रा है कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में, ठीक। ये टनल कहाँ से कहाँ तक जा रही है? श्रीनगर को आपको मिलाना है ले, ठीक है। श्रीनगर से आप ले जाना चाहते हैं तो आप टनल के माध्यम से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट याद रखना, श्रीनगर टू ले जोजिला टनल। चलिए और आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये वाई डायरेक्शनल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी टनल के अंदर आपको 2 रास्ते हैं, आने का और जाने का, आने का भी और जाने का भी। इस फिगर को देखिए, ये टनल है, ठीक है। ये टनल दिख रही है आपको, वाई डायरेक्शनल दिख रही है, वाहन आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं, ठीक है। श्रीनगर से ले हाईवे, ठीक है, श्रीनगर से ले। लेंथ यहाँ पे लिखी हुई है 14.2 किलोमीटर। वहाँ पे कितनी आपने अभी पढ़ी? वहाँ पे आपने 14.15 पढ़ी, ठीक है। तो लगभग इतना ही है, इसलिए इसको बोला जाए वाई डायरेक्शनल, ठीक है। और ये एशिया की सबसे लंबी वाई डायरेक्शनल टनल है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है। चलिए, और अल्टीमेटली बनाई क्यों जाती हैं? कनेक्टिविटी के लिए ना। चलिए अटल टनल पे आ जाइए। आपने अभी जोजिला दर्रा पढ़ा, अब रोहतांग दर्रा पढ़ लीजिए। और रोहतांग दर्रा कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो अटल टनल कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। चलिए नीचे आइए, क्या फैक्ट है? इस टनल का पहले नाम रोहतांग टनल था, अब इसका नाम क्या हो गया? अटल टनल, ठीक है। पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन वाला काम है, तो आपने देखा है वहाँ पे कि वहाँ पे NHAI काम नहीं करती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया काम नहीं करती है, वहाँ पे BRO काम करता है, ठीक है। यानी सीमा सड़क संगठन, यानी बॉर्डर, यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, आपको लेंथ इसकी याद रखनी है, 9.02 किलोमीटर। आपने जोजिला टनल की लेंथ कितनी पड़ी? 14.15 किलोमीटर। अटल का कितना पड़ा? 9.02, यानी जोजिला बड़ी है। ये कहाँ से कहाँ जोड़ रही है? ये मनाली से लाहौल स्पीति घाटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि जिले के प्रस्पेक्ट में देखेंगे तो कुल्लू जिला से यहाँ पे लाहौल और स्पीति जिला, ठीक। और जोजिला टनल की तरह ये भी डबल लेन है, वाई डायरेक्शनल है, ठीक है, वाई डायरेक्शनल है। अगर कूट में क्वेश्चन आए तो वहाँ पे काम आएंगे ये पॉइंट। और रोहतांग दर्रा है कहाँ पे? दर्रे पहाड़ पे होते हैं, तो पहाड़ी वो कौन सी है? वो सीरीज कौन सी है? माउंटेन सीरीज कौन सी है? पीर पंजाल, ठीक है। पीर पंजाल पर्वतमाला पे है रोहतांग दर्रा। चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आ जाइए। डाटा शासन गुणवत्ता सूचकांक, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। बनाया किसने? नीति आयोग ने। इस सूचकांक में है क्या? यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे विभिन्न मंत्रालय और विभागों के बीच स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा यानी हेल्दी कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देने के लिए इस डेटा को तैयार किया गया। यानी अब मिनिस्ट्री में भी कॉम्पिटिशन चलेगा, ठीक है। एक मिनिस्ट्री होती है, ठीक है। मिनिस्ट्री के फिर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं स्टेट लेवल पे, ठीक है। फिर स्टेट लेवल से जिले लेवल पे भी डिपार्टमेंट होते हैं उसी मिनिस्ट्री के। ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज़ हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये किसी मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पे और जिले लेवल पे कैसे काम कर रहे हैं, इन सब की यहाँ पे जांच की जा रही है। और जो बेहतरीन यहाँ पे प्रदर्शन करेगा वो टॉप पे आ जाएगी मिनिस्ट्री रैंकिंग में। यहाँ पे प्रदर्शन से मतलब है कि मिनिस्ट्री का काम क्या है? लॉ बनाना,
आई मीन लॉ तो संसद बनाती है, लेकिन संसद में बैठ कौन रहा है? मिनिस्ट्री का मंत्री तो बैठ रहा है। तो लॉ बनाने के बाद अंतिम काम जो बचता है मिनिस्ट्री के पास वो एग्जीक्यूशन का, ठीक है, एग्जीक्यूशन का, क्रियान्वयन का। और क्रियान्वयन कोई मिनिस्ट्री कराती कैसे? अपने डिपार्टमेंट से, ठीक है, अपने विभागों से। फिर ये ऐसे चैनल चलता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। तो ये जो नीतियाँ का फ्लो है, ये पॉलिसी का जो फ्लो है नीचे लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक, ये एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है? जिस पर्पज़ के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए पॉलिसी बनाई गई है, वो मिनिस्ट्री ग्रास रूट लेवल तक उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर भी पा रही है कि नहीं कर पा रही है, ये सब चीज़ें देखी जा रही हैं, ठीक है। तो ये इसके बैकग्राउंड में था। अब जल्दी से आ जाइए, तो यहाँ पर देख लेंगे किस मिनिस्ट्री ने सबसे बढ़िया काम किया। तो यहाँ पे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय शीर्ष पर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खाद्य प्रसंस्करण यानी फूड प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्री है उसका जो मंत्रालय है। और सबसे बेकार काम किसने किया? आर्थिक विभाग, आर्थिक कार्य विभाग, एक किसका? वित्त मंत्रालय का। वित्त मंत्रालय के इस विभाग ने सबसे बेकार काम किया, ठीक। ये तो बहुत गजब का फैक्ट है कि वित्त मंत्रालय सबसे नीचे है रैंकिंग में, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाने के पूरे चांस हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। बस एक फैक्ट सफिशिएंट है, 2 फैक्ट सफिशिएंट है। आगे देखिए, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, इसकी इमेज देखिए फिर सीधा समझ में आएगा। इस इमेज को देखिए, अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, इसमें वो कह रहा है प्रमोशन हो रहा है, प्रमोट किया जा रहा है। किस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप को, यानी उद्यमिता को। किसके बीच? शेड्यूल्ड कास्ट यूथ विद स्पेशल प्रेफरेंस टू दिव्यांग, यानी प्राथमिकता दिव्यांग लोगों को दी जाएगी। और बाकी कौन शामिल है इसमें बेनिफिशरीज में? एससी यूथ, शेड्यूल्ड कास्ट के जो यूथ हैं, ठीक है, अनुसूचित जाति के जो युवा हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम है। यदि एससी यूथ या दिव्यांग कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। उनके इस स्टार्टअप को कमर्शियल स्टेज तक पहुंचाया जाएगा, ये गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। और इंसेंटिवाइज, यहाँ पे इंसेंटिव भी दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को, ठीक है, जिसके पास बहुत अच्छा आइडिया रहेगा, इनोवेटिव आइडिया रहेगा, इनोवेटिव माइंडसेट रहेगा, उसको स्कॉलरशिप की तरह कुछ पैसा वगैरह भी दिया जाएगा। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर लिखा है इंक्यूबेटर्स सेटअप बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये याद रखना। ये इंक्यूबेटर्स जो बनाए जा रहे हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रही है, ठीक है, DOST, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा अनुसूचित जाति और दिव्यांग स्पेशली प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जा रहा है युवाओं में, उद्यमता की भावना, ये आपने पढ़ लिया, ठीक। तो आपके एक माइंड में आ रहा हो, क्वेश्चन माइंड में आ रहा होगा कि अनुसूचित जाति और दिव्यांग लोग जो हैं, मतलब सभी दिव्यांग लोगों को या फिर सभी अनुसूचित जातियों को ये बेनिफिट दिया जाएगा? नहीं, जो लोग उच्च शिक्षा ले रहे होंगे, यानी हायर एजुकेशन ले रहे होंगे, उनको ये फ़ायदा दिया जाएगा, ठीक है। इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा जो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं। यहाँ पे देखिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत जो हैं एससी यूथ और दिव्यांग लोग, उनको इस स्कीम का फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। चलिए इसमें इतना है, बस इसमें इतना याद रखना। आपको टारगेट याद रखना है। टारगेट कौन कौन है? अनुसूचित जाति और दिव्यांग। राइट साइड में आएगी जम्मू एंड कश्मीर जैव विविधता परिषद, यानी बायोडाइवर्सिटी काउंसिल का यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। तो सही है, गठन की मंजूरी मिल गई है। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा? अभी हाल ही में जैव विविधता परिषद का निर्माण किया गया है, किस स्टेट में या किस यूटी में किया गया है? तो आपको जम्मू कश्मीर लगा देना है, ठीक। और इसमें ये सब बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आ जाइए नीचे आ जाइए, ये आपने एक्ट पढ़ के रखा है 2002 का बायोडाइवर्सिटी एक्ट। बायोडाइवर्सिटी एक्ट कब का है? 2002 का, ठीक है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में चारों एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो एक्ट हैं इंपॉर्टेंट वो रिवाइज किए थे। फॉरेस्ट एक्ट कब का है? जल्दी से बताइए। 1980 का। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? 1972 का, ठीक है। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब का है? EPA बोलते से, जल्दी से बताइए। 1986 का, ठीक है। और एक आपने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 का पढ़ लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों। चलिए बस हो गया इसमें। इधर देखिए जम्मू कश्मीर राजभाषा अधिनियम 2020, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिख रहा है इसमें, बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आपको अनुच्छेद 347 याद रखना है, संविधान का, जो भाषा से संबंधित है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है संसद किसी राज्य में वहाँ की जनसंख्या के पर्याप्त भाग की मांग को देखते हुए किसी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक पारित कर सकती है। तो ये पावर कहाँ से आ रही है संसद को? आर्टिकल 347 से, ठीक है। और जम्मू कश्मीर की अब एक भाषा नहीं है राजभाषा, बहुत सारी भाषाएं राजभाषाएं हो गई, कश्मीरी, डोगरी, उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, ठीक है। चलिए आगे आइए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट देखिए, सॉरी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। ये ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, ये भारत प्रसन्नता रिपोर्ट है। और इसको बनाया किसने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखो, प्रोफेसर राजेश के पिल्लानिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इन साहब ने बनाई है प्रसन्नता रिपोर्ट, तो देखते हैं इनके अनुसार कौन सा स्टेट ज़्यादा प्रसन्न है, किसके पास सबसे ज़्यादा दुख है। आइए, इंडिया में मिजोरम सबसे ज़्यादा हैप्पी है, सबसे ज़्यादा प्रसन्न है, रैंक 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके बाद पंजाब, ठीक है। यूपी का रैंक याद रखना है 10वां, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 10वीं रैंक तो बहुत सही है, मतलब इतनी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतने प्रसन्न होंगे हम लोग। चलिए पिल्लानिया साहब ने बताया है 10वीं रैंक है तो है। फिर अब इस टेबल में एक फैक्टर आप निकाल पा रहे हैं, पंजाब के नीचे अंडमान निकोबार लिखा है, इसका मतलब है कि यूटी में सबसे अच्छा स्थान जो है वो अंडमान निकोबार का है। केंद्र शासित प्रदेश जो है उसमें सबसे बढ़िया रैंकिंग है अंडमान निकोबार की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यदि सिर्फ यूटी में पूछे तो अंडमान निकोबार लगा देना, ओवरऑल पूछे तो यहाँ पे किसको लगा देना? मिजोरम को लगा देना, और स्टेट में भी पूछे तब भी मिजोरम को लगा देना, क्योंकि मिजोरम का स्कोर सबसे ज़्यादा है ना। तो अभी एक फैक्टर इसमें बाकी रहा, सबसे ज़्यादा दुखी कौन है? तो सबसे नीचे वाली रैंकिंग देख लेते हैं। ये सब हम लोगों ने टेबल में पढ़ लिया, ठीक है। यूपी का रैंकिंग हम लोगों ने देख लिया, 10वीं है।
समग्र रैंकिंग में छत्तीसगढ़ अंतिम स्थान पे है। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मणिपुर याद रखना है तो छत्तीसगढ़ भी याद रखना है, ठीक है। मणिपुर सॉरी मिजोरम याद रखना है तो आपको छत्तीसगढ़ भी याद रखना है। छत्तीसगढ़ की सबसे नीचे पोजीशन है, उत्तर प्रदेश का हम लोगों ने देख ही लिया। और इस रिपोर्ट की सबसे खास बात पता क्या है, इस रिपोर्ट में 2025 का भी बताया कि 2025 में सबसे ज़्यादा खुश कौन होगा। मतलब पिलानिया साहब जो है ना, वो ज्योतिषी भी पढ़े रखे हैं हमें लग रहा है। देखिए इसके अनुसार 2025 की भारत प्रश्नोत्तर रैंकिंग में क्रमशः मणिपुर का स्थान पहला रहेगा। अभी कौन सा है, अभी 2020 में कौन फर्स्ट है, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम पढ़े हैं ना, लेकिन 2025 में कौन हो जाएगा सबसे प्रसन्न, मणिपुर। ये तो बहुत खतरनाक फैक्ट है, 2025 का बता रहे हैं। और छत्तीसगढ़ अभी भी सबसे नीचे है और 2025 में भी सबसे नीचे रहेगा, इन्होंने ऐसा बताया अपनी रिपोर्ट में। और 2025 में यूपी बहुत रोतड़ू होने वाला है, बहुत दुखी होने वाला है। 19वां रैंक, 10 से खिसक के 19 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे करते हैं। आनंदम द सेंटर फॉर हैप्पीनेस। तो ये जो सेंटर खुला है कहाँ पे खुला है, बस यही देखना है। तो ये IIM जम्मू में, IIM समझ रहे हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में ये सेंटर खुला है आनंदम। वेरी इंपॉर्टेंट, जगह का नाम याद रखना, IIM जम्मू। चलिए नीचे आइए, मिशन कर्मयोगी। यूपीपी से टेस्ट सीरीज याद आ रही है, हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा। इस फिगर को देखिए, मिशन कर्मयोगी किसके लिए है, यहाँ पे देखिए, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी सिविल सर्वेंट के लिए है ये योजना। इनको यानी सिविल सर्वेंट को और काबिल बनाने के लिए ये योजना है, ठीक है। ये मिशन है, यानी सिविल सर्वेंट को रूल बेस्ड ना होकर रोल बेस्ड करना है, ठीक है। और ये कैसे किया जाएगा, वही एक ही तरीका है, ट्रेनिंग करा के। यहाँ पे पढ़ लीजिए, एम्फेसिस रोल ऑन। ये एम्फेसिस किस पे कर रहे हैं, ऑन साइट लर्निंग पे कर रहे हैं, ठीक है। ऑफ साइट लर्निंग पे कर रहे हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रहे हैं, ठीक। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे, एक लर्निंग इकोसिस्टम बनाया जाएगा, ठीक है। अल्टीमेटली आपको इन सब बातों में क्या है, यहाँ पर सीधा लिखना क्या, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ठीक है। प्रशिक्षण के माध्यम से या ट्रेनिंग के माध्यम से कैपेबिलिटी बढ़ाई जा रही है सिविल सर्वेंट की, ठीक है, ताकि वो रूल बेस्ड से थोड़ा सा शिफ्ट होकर रोल बेस्ड हो सकें, ठीक। चलिए अब जल्दी से पढ़ लीजिए। भविष्य के लिए भारतीय लोक सेवक यानी सिविल सर्वेंट को तैयार करना है, ठीक। उनमें क्या क्या करना है, उनमें क्रिएटिविटी जनरेट कराना है, ठीक है। रचनात्मकता उनमें जनरेट करानी है, डेवलप करानी है, ठीक है। कल्पनाशील वो हों तो ज़्यादा सही है, नवाचारी बने, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। यानी जिस ऑब्जेक्टिव के लिए सिविल सर्वेंट बनाए जाते हैं वो एटलीस्ट कम से कम वो तो निभाए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है भूमिका दक्षता। चलिए, और यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमें जानना था कि मिशन कर्मयोगी है किसके लिए, ठीक है। तो चलिए हो गया इतना, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, मिलते हैं सुबह।